आ जाइए आ जाइए, कैसे हैं सब लोग? एक बार फटाफट से प्यारे प्यारे बच्चे जुड़ जाएं। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, एकदम बढ़िया, आनंदित सभी बढ़िया तरीके से आ जाएं आ जाएं। आराधना जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आ जाएं साहब, जल्दी से जुड़ जाएं, बहुत बेहतरीन। तो सबसे पहले सिलेबस डिस्कशन, और सिलेबस डिस्कशन के बाद एक बार मैं आपकी सारी चीज़ें शुरुआत से शुरू होंगी। तो मैंने जो डेमो क्लासेस कराई थी, मैंने उसमें भी अपने आपको एकदम शुरू से ही रखा था। तो मैं एक बार उसको क्विक रिवाइज कराते हुए फिर उसके बाद मैं उसको लेके चलूंगी आपके टॉपिक्स जो हैं इंडिविजुअल डिफरेंस या जो भी टॉपिक हैं आपके, उनके ऊपर। तो बिना समय गवाए हुए मैं चाहूंगी कि आप सब लोग एक साथ मेरे साथ जुड़ जाएं। बहुत बढ़िया। राम भावन कुमार जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन, मतलब बहुत ही आनंददायक बात, बहुत शानदार बहुत शानदार। सेनोरीटा, वाह, किसी का नाम है सेनोरीटा। मैम आपका टावर कहाँ गया आज? टावर कौन? वो है नहीं आज, ठीक है ना, वो आज है नहीं। टावर, टावर बोलते हैं, टावर नहीं, टावर। टावर यानी बालक। टावर मेरा सो रहा है, सुलाया हुआ है मैंने इस समय पे। आ जाइए। तो देखिए, हमारा जो सिलेबस है ना, उसको हम एक बार देख लेते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट, तो हम इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, उसकी ज़रूरत क्यों है, और कौन कौन सी चीज़ें चाइल्ड डेवलपमेंट में आती हैं, और उसकी स्टेजेस। फिर शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक और भाषाई विकास, इनको हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एक्सप्रेशन कैपेसिटी, क्रिएटिविटी, मेमोरी पढ़ेंगे हम लोग, याद रखना। मेमोरी पढ़ेंगे, फॉरगेटिंग पढ़ेंगे, क्रिएटिविटी पढ़ेंगे, रुचि इंटरेस्ट पढ़ेंगे, कल्पना टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, और बहुत सारे हम मॉडल्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। आ जाएं। अच्छा, चाइल्ड डेवलपमेंट के बेसिस पे कौन कौन सी चीजें जो प्रभावित करती हैं, जैसे हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, तो परिवार, समाज, विद्यालय, सामाजिकरण, इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। लर्निंग और इसकी थ्योरी, तो जितने भी आपके अनुदेशन हैं टीचिंग से रिलेटेड, उनको भी पढ़ेंगे। लर्निंग की यहाँ पर थ्योरीज को पढ़ेंगे, सीखने को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, कैसे आपकी लर्निंग बेहतर हो सकती है। तो जितनी भी लर्निंग के मेथड्स हैं, जहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, उनको सबको हम लेकर चलेंगे, ठीक है। यूपीटेट सुपरटेट का सिलेबस ये जो है, ये जो सीडीपी वाला पोर्शन है, ये सेम रहता है, ठीक है ना। जैसे उसके अंदर दे रखा है, जैसे मैं बताऊं, सुपरटेट के अंदर दे रखा है कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं। तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं, जब हम विकास, बाल विकास के जितने भी सिद्धांत हैं, इन सबको लेके चलते हैं ना, तो वो पूरा हो जाता है। नहीं नहीं, सिगमंड फ्राइड नहीं, अब मैं शुरू से ही एक बार आपको अच्छे तरीके से समझाते हुए लेके चलूंगी। फिर थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित लर्निंग के नियम को समझेंगे, उनके सिद्धांत को समझेंगे। थॉर्नडाइक के अलावा पावलव को, स्किनर को, कोहलर को, पियाजे को, वाइगोत्स्की को, लर्निंग की प्रक्रिया, अर्थ और प्रकार, है ना, लर्निंग की क्या कठिनाइयां हैं, उनको कैसे दूर किया जाता है। टीचिंग के प्रतिमान पढ़ाऊंगी मैं आपको, टीचिंग मॉडल्स पढ़ाऊंगी, कूडर का, है ना, स्किनर का। तो टीचिंग मॉडल्स आप पढ़ोगे मेरे साथ में, तो वो यूपीटेट में भी पूछे जाते हैं और सुपरटेट में भी पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। हाँ, मतलब सीडीपी में इस लेवल पे आपको डेप्थ में करा रही हूँ कि आपको 1% भी दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हो कि यूपीटेट में जितना लिखा है सिलेबस, उससे भी अलग बहुत सारी चीजें पूछता है। जैसे टीचिंग के मॉडल पूछता है, इसमें कहीं पाठ्यचर्या नहीं देखने को मिलेगा आपको। इसमें कहीं पर भी यूपीटेट के अंदर आपको पाठ्यचर्या नहीं देखने को मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ऑफिशियली सिलेबस में ये टॉपिक कहीं नहीं मिलेगा, पाठ्यचर्या। लेकिन आपके सुपरटेट के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा, पाठ्यचर्या। तो एक लिमिट के बाद ना यूपीटेट का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, लेकिन सुपरटेट का सिलेबस चलता रहता है ना। एक लिमिट के बाद क्या होता है, यूपीटेट का सिलेबस क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, लेकिन सुपरटेट का सिलेबस क्या है, चलता रहता है। तो पहले मैं आप दोनों को वो वाला सिलेबस लेके चलूंगी जो दोनों में कॉमन है, और फुल डेप्थ में, और उसके बाद मैं उस पर चली जाऊंगी। तो जो आपका यूपीटेट वाले होंगे, उनका यूपीटेट वाला मामला अलग हो जाएगा, और सुपरटेट वाले जो बच्चे हैं, उनकी डेप्थ में जो चीजें मुझे और लेके चलनी है, मैं उनको लेके चलूंगी। जैसे अगर मैं यूपीटेट में पढ़ाना है मुझे, तो यूपीटेट में मुझे क्या पढ़ाना है, केवल पाठ्यचर्या पढ़ाना है, क्योंकि एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है, हालांकि सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। तो मैं क्या पूछूंगी यहाँ पे, मैं आपको बताऊंगी कि पाठ्यचर्या क्या होती है, पाठ्यचर्या के निर्माण के क्या तरीके होते हैं, ये। लेकिन सुपरटेट के अंदर मैं हिल्डा टाबा का मॉडल भी पढ़ा रही होंगी, मैं डेविड व्हीलर का मॉडल भी पढ़ा रही होंगी, है ना, वहां मैं वो सारे मॉडल डेप्थ में करा रही होंगी, तो वो मैं आपको बता दूंगी, डोंट बी वरी। और जिन्होंने कंबाइन लिया है, उनको वो दोनों चीजें समझ में आ जाएंगी।
तो टीचिंग मॉडल्स, पाठ्यचर्या, सूक्ष्म शिक्षण, बुनियादी शिक्षण कौशल, ये सब कुछ, समावेशी शिक्षा, मार्गदर्शन, परामर्श। अच्छा, ये दोनों चीजें हैं। अब जैसे मार्गदर्शन और परामर्श जो है वो सुपर टेट के अंदर उनकी टीचिंग स्किल्स के अंदर अलग से आ जाता है ना। टीचिंग स्किल्स के अंदर क्या कहेंगे, बिल्कुल अलग से आ जाता है, लेकिन यूपीटेट के अंदर ये इसके अंदर दे रखा है तो उसकी डेप्थ कम है साहब आपकी। फिर समावेशी शिक्षा, भाषा, धर्म, जाति, लिंग, रंग, क्षेत्र, मतलब आपकी क्षेत्रीयता, शारीरिक अक्षमताओं के आधार पर जो वंचित बच्चे हैं उनका समावेशन, समावेशी शिक्षण के लिए क्या आपके टीएलएम है ना, क्या उपकरण, क्या तकनीकें, क्या ब्रेल लिपि, मार्गदर्शन, परामर्श, ठीक है ना, अलग अलग सहायक संस्थान और विभाग, ये यहाँ पे भी पूछता है, सुपर टेट में भी पूछता है, यूपी टेट में भी पूछता है। मार्गदर्शन, परामर्श का महत्व, लर्निंग और पेडागोजी कैसे बेहतर हो सकती है, कैसे काम करता है बच्चा, लर्निंग एक सोशल प्रोसेस है, बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है, ये सब कुछ हम लोग कर रहे होंगे। बच्चों की क्या गलतियां होती हैं, मोटिवेशन का क्या रोल है, संज्ञान संवेद किस तरीके से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो हम इन सारी चीजों को लेकर चल रहे होंगे। ठीक है, कोई डाउट? पहली बात तो यही क्लियर कर लो। तो मैंने जहां तुम्हें जैसे पढ़ाया था मैं उसी के आगे लेकर चल रही हूँ, क्योंकि वहां आपको ना पीडीएफ नहीं मिली थी। वहां आपको क्या नहीं मिली थी? पीडीएफ नहीं मिली थी। वाईटी में जो क्लासेस थी वो डेमो क्लासेस थी और बिल्कुल जीरो से यहाँ पे आपको समझाना है। तो वाईटी की क्लासेस क्या थी? वाईटी की क्लासेस इसलिए थी कि आप देख सकें कि भैया हम पढ़ाते कैसे हैं, कैसे समझाते हैं, क्या हमारा मामला है, क्या आप सेटिस्फाई होंगे या नहीं होंगे, उसलिए। तो ऐसी सिचुएशन में वहां पे आपको ना हमने पीडीएफ नहीं दी थी, क्योंकि आपको ये कह दिया गया था कि जो क्लासेस आपकी ऐप में शुरू होंगी वो पूरे शुरू से शुरू होंगी। तो ऐप में आज आपको पीडीएफ भी मिलेंगी, प्रॉपर्ली भी मिलेगी और एक एक चीज आपको समझ में भी आएगी। तो जिन्होंने बाद में भी लिया है वो भी जुड़ जाए, जिन्होंने वो क्लासेस नहीं ली वो भी जुड़ जाए। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी साइकोलॉजी की हिस्ट्री से। सबसे पहले मेरी शुरुआत जो होगी वो किससे होगी? साइकोलॉजी की हिस्ट्री से होगी। ठीक, आपको वही मिलेगी, आपकी जो पीडीएफ है उसको लेकर आप परेशान मत हो कि मुझे पीडीएफ कहाँ मिलेगी, सबको वही मिलेगी जहां सबको सब मिलती है। तो साइकोलॉजी की हिस्ट्री से मैं इसको शुरुआत करती हूँ। साइकोलॉजी, शुरुआत में हम साइकोलॉजी को साइकोलॉजी के तौर पे नहीं पढ़ते थे। साइकोलॉजी की शुरुआत जो हुई है वो ग्रीक से हुई है। ग्रीक यानी यूनान से, यानी जहाँ के अरस्तु, प्लेटो ये लोग थे ना, वहां से। तो वहां पर शुरुआत में साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी, फिलॉसफी आप जानते हैं, फिलॉसफी, फिलॉसफी होती है किसी चीज को लेकर आपकी सोच, आपका रवैया, दर्शन शास्त्र हम बोलते हैं उसको, इसको सेम माना जाता था। तो शुरुआत यहां से हुई। विश्व के महान बुद्धिमान लोग जहां पे पैदा हुए, ग्रीस से इसकी शुरुआत होती है। तो शुरुआत में फिलॉसफी यानी कि एंशिएंट फिलॉसफी जो थी, जैसे प्लेटो, अरस्तु, इनका जो दर्शन था कि समाज कैसा हो, राज्य कैसा हो, सरकार कैसी हो, है ना, इनकी जो आइडियोलॉजी थी उसी में कहीं ना कहीं मनोविज्ञान छुपा हुआ था कि शिक्षा कैसी हो, अरस्तु भी कहते हैं, प्लेटो भी कहते हैं, ये सब, है ना। तो इन सब के बारे में वो वहां पे बात होती थी शुरुआत में। तो हम कहेंगे शुरुआत में मनोविज्ञान किसका हिस्सा था? तो आप कहोगे फिलॉसफी का हिस्सा था। फिर क्या होता है, ये फिलॉसफी का हिस्सा बना रहता है लंबे समय तक। एक व्यक्ति था विलियम वुंट। विलियम वुंट कौन? विलियम वुंट। वो पहली बार मैं ये महसूस करता है कि मैं बेसिकली किसी भी व्यक्ति के मनोविज्ञान को, मतलब किसी के व्यक्ति के मन के विज्ञान को, मन के अंदर क्या चीजें चल रही हैं उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए, एक्सपेरिमेंट हो सके, एक सिस्टमैटिक तरीके से हम चीजें कर सकें, उसके लिए मैं एक लैब बनाऊंगा। तो साइकोलॉजी की पहली साइंटिफिक लैब बनती है 1879 में विलियम वुंट के द्वारा। ठीक सा? अच्छा, अब इस बीच काफी सारी अप्रोचेस चल रही थी जो कि मनोविज्ञान को अलग अलग विचारधारा में मानती थी। जैसे कि 16वीं सेंचुरी में मनोविज्ञान को आत्मा का मनोविज्ञान कहा जाता था। 17वीं शताब्दी में मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता था। और 19वीं सदी में वहां पर मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा। उसके बाद व्यवहारवाद आया, मानवतावादी सोच आई, बीएफ स्किनर, है ना, मॉडर्न सोच कि कुछ लोग आए जिन्होंने कहा कि मनोविज्ञान जो है वो बेसिकली हमारे मानसिक संरचना पर डिपेंड करता है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता है। ये हाँ, ये क्लास आज सुपर टेट, यूपी टेट दोनों में दिख रही होगी, क्योंकि ये फाउंडेशनल क्लास है। न तो मैं किसी बच्चे को ये कह सकती हूँ कि यूपी टेट के बच्चे को कि नहीं बेटा मैं तुम्हें डायरेक्ट तुम्हारा सिलेबस पे लेके चलती हूँ, क्योंकि जहाँ पे बाल विकास और वृद्धि की बात है।
तो क्योंकि मुझे बताना होगा कि मनोविज्ञान कैसे आया, क्योंकि यूपीटेट क्वेश्चन पूछता है। और ना ही मैं सुपरटेट के बच्चे को डायरेक्ट कह सकती हूँ कि बेटा चलो व्यक्तिगत विभिन्नता पर हम लोग बात करेंगे, चलो सबसे पहले हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर बात करेंगे। नहीं, हमें सबसे पहले मनोविज्ञान के इतिहास को समझना होगा। तो एवरीवन विल बी एबल टू सी दैट क्लास उसको। हाँ, बेशक आप पढ़ चुके हो शालू, बेशक आप पढ़ चुके हो, लेकिन आपको क्या कहा गया था कि जब ऐप में क्लास होगी तो बिल्कुल शून्य से ही शुरू होगी, बिल्कुल शून्य से शुरू होगी। ठीक है ना, क्लियर है? आ जाओ आ जाओ। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझना कि कहाँ से हमारी कहाँ से शुरुआत हो रही है और कैसे शुरुआत हो रही है। तो देखो, बहुत अच्छे तरीके से समझ के बताना मुझे कि मनोविज्ञान जो है बेटा जी, क्या कहोगे? मनोविज्ञान यानी जो साइकोलॉजी है वो यूनानी का मतलब ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। और उस ग्रीक वर्ड को हम क्या कहते हैं? साइकी और लोगोस। साइकी और लोगोस, साइकी का मतलब आत्मा, लोगोस का मतलब विज्ञान। तो आत्मा का मनोविज्ञान। नहीं, सुपरटेट में डेप्थ में है, लेकिन बेस तो सबको साथ में ही लेके चलूंगी ना। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि उनको भी ना पढ़ाऊं यूपीटेट वालों को, बल्कि उनके में भी क्वेश्चन आता है, बेशक उनके सिलेबस में नहीं लिखा, और सुपरटेट वालों को एक केवल करा दूं। तो ये कुछ क्लास ना दोनों की साथ होंगी, दोनों की साथ होंगी, बिल्कुल डेप्थ में होंगी। आपको परेशान नहीं होना, आपको वो दिख रही है क्योंकि वो आपके सिलेबस में है। बात खत्म? चलिए, ठीक है ना, बात खत्म, ठीक है ना। आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक, जो चीज आपको शो हो रही है वो आपके आपके सिलेबस में है, आपको उस पर 101% फोकस करना है, रादर देन कि हम अपना तिकड़मबाजी दिमाग उस पर लगाएं। ठीक है ना, आ जाओ। तो देखिए, साइकोलॉजी जो है वो ग्रीक शब्द से बना है। ग्रीक शब्द यानी यूनान, क्योंकि शुरुआत ही कहाँ से हो रही है? एथेंस, ग्रीस से हो रही है, यूनान से हो रही है। तो वहां इसका मतलब क्या है? साइकोलॉजी यानी साइकी। इसको दो भागों में तोड़ा जाए तो एक निकलता है साइकी यानी आत्मा, दूसरा निकलता है लोगोस यानी अध्ययन। तो लोगों का अध्ययन। तो लोग कैसे होते हैं बेटा? साइको होते हैं, साइको बोलते हैं। तो साइकी का मतलब लोग, और लोगोस का अब तुम अध्ययन कर लो। तो साइकोलॉजी आत्मा का अध्ययन है, अगर उसके वर्ड मीनिंग को देखा जाए तो। शुरुआत में साइकोलॉजी क्या थी? फिलॉसफी की ही एक अंग था। ठीक, अच्छा, अब मैंने ये आपको पहले भी बताया था, मैं एक बार फिर से एक बार बता दूं। अगर आपको यूनानी भाषा न मिले ऑप्शन में, अगर ऑप्शन में, याद रखना, अगर ऑप्शन में नोट डाल के लिख दो, है ना, क्योंकि कई जगह कई एग्जाम्स में आप ये देखोगे यूनानी दे ही नहीं रखा। अगर ऑप्शन में यूनानी यानी ग्रीक शब्द न मिले, है ना, यूनानी यानी ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, ग्रीक, है ना, शब्द न मिले तो किससे बताना है? शब्द न मिले तो आपको किसके बारे में बताना है? तो आपको क्या बताना होगा? तो आपका उत्तर होगा तो लैटिन भाषा का शब्द बताना है। तो साइकोलॉजी को किसका शब्द बनाना है? ये साइकोलॉजी लैटिन भाषा के शब्द से मिलकर बना। तो क्या बताना होगा? तो आपको बताना होगा साइकोलॉजी लैटिन भाषा के शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें साइकी और लोगोस का मतलब सेम है, शब्दों से मिलकर बना है। तब आपको बताना होगा मिलकर बना है। तो ये आपका डाउट एकदम ही क्लियर ही हो जाएगा कि आपको यूनानी बोलना है, ग्रीक बोलना है या लैटिन बोलना है। ठीक है ना, हाँ, तब लैटिन भाषा लगाना, तो आप लैटिन चूज करना, और फिलॉसफी का हिस्सा था। ठीक बेटा जी, अच्छा। अब क्या हुआ, साइकोलॉजी जब लोग इसकी स्टडी कर रहे थे शुरुआत में कि मनोविज्ञान का ही हिस्सा है, यानी मनोविज्ञान जो है वो फिलॉसफी का हिस्सा है, तो आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, फिलॉसफी क्या होती है दीदी? फिलॉसफी होती है कि जैसे मैं आपसे पूछूं, आपकी अपनी एक विचारधारा होगी, आपका अपना एक दर्शन होगा। जैसे मैं आपसे पूछूं उत्तर प्रदेश की सरकार, तो तुम बड़ी मोटी वाली गाली देना चाहोगे, लेकिन कुछ जानवरों से कंपेयर करके छोड़ दोगे कि कोई कह देगा कुकुर है, कोई कह देगा कि कुकुर नहीं है दीदी, है ना, एकदम ही, है ना, सूकर प्रजाति है इसकी। तो हर बच्चा अपने तरीके से उसको बताएगा। तो तुम्हारी अपनी एक विचारधारा, एक फिलॉसफी है, किसके बारे में? इस उत्तर प्रदेश की सरकार के, वर्तमान सरकार को लेकर। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हमारा अपना दर्शन, यानी हमारी अपनी फिलॉसफी, किसी भी चीज को लेकर हमारा अपना रवैया। तो शुरुआत में माना जाता था फिलॉसफी लोग बहुत पढ़ा करते थे, और शुरुआत भी कहाँ से है? साइकोलॉजी की यूनानी शब्द है। तो शुरुआत कहाँ से निकल के आ रही है? तो शुरुआत भी निकल के आ रही है बेटा जी, कहाँ से? है ना, है ना, कहाँ से निकल के आ रही है? शुरुआत भी यूनान से निकल के आ रही है। यूनान वो जगह जहाँ अरस्तु, जहाँ प्लेटो, बेटा मैं लिखूंगी ही नहीं, घबराइए मत गोलू जी, है ना, मैं लिखूंगी ही नहीं, मैं टाइप करा के लेके आती हूँ, इसलिए मैं लिखने का झंझट ही नहीं रखती, मैं लिखने का झंझट ही नहीं रखती कि मैम साफ लिखिए कि समझ में नहीं आ रहा, कि मैम हिंदी में भी लिखिए, इंग्लिश में लिखिए। मैम पहले ही लिख चुकी होती है, उसको टाइप कराती है, ले आती है।
ठीक है ना। तो आनंदित रहो इस मामले में, ठीक। तो यहाँ पर एक सिचुएशन निकल कर आई कि भाई क्या क्या रहेगी साइकोलॉजी कैसे, तो उस समय पर फिलॉसफी के साथ ही साइकोलॉजी को जोड़ दिया जाता था कि हमारी जो भी सोच है किसी भी चीज के बारे में, जो विचारधारा है, उसी को हम क्या कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं। तो लंबे समय तक साइकोलॉजी को आत्मा का विज्ञान माना जाने लगा। तो 16वीं शताब्दी में जब साइकोलॉजी की शुरुआत हो रही है, कहाँ से, यूनान से, तो साइकोलॉजी को क्या कहा जाता है, आत्मा का, क्या कहा जाता है, आत्मा का विज्ञान। क्या कहा जाता है, आत्मा का विज्ञान। अब आत्मा का विज्ञान तो मतलब क्या आत्मा बुलाएंगे हम लोग कि आ बाबा आ शुष्का उष्का मशुष्का, ये करेंगे नहीं। तो अरस्तु और प्लेटो जैसे महान विचारक जो थे, उन्होंने कहा कि हमारी आत्मा कैसे सोचती है, आहा, वही है साइकोलॉजी। यानी क्योंकि फिलॉसफी से अलग नहीं किया जा रहा। फिलॉसफी क्या है गुड्डा, कि हम किसी चीज के बारे में क्या विचार रखते हैं, हम किसी चीज के बारे में कैसे सोचते हैं। और आत्मा का विज्ञान जब हम इसे बोल दे रहे हैं, जब हम इसे आत्मा का विज्ञान बोल दे रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी आत्मा कैसे किसी चीज के बारे में सोचती है, तो इसको आत्मा का विज्ञान माना जाने लगा। अब आत्मा की थ्योरी मानते तो चलता, आत्मा का विज्ञान, विज्ञान का मतलब क्या होता है, जिसको सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ा जाए। तो अब बड़ी दिक्कत आई लोगों को, लोग इनकी इज्जत करते थे तो कह दिया कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोग कहने लगे भैया जी ये बताइए आत्मा आपकी कैसे किसी चीज के बारे में सोच रही है, कैसे पता लगेगा, और आप आत्मा की स्टडी कैसे करोगे। आत्मा का न तो क्या है, हाँ बिल्कुल, आत्मा का न तो रूप है, न रंग है, न आकार है, न प्रकार है। और आत्मा की स्टडी, जिस दिन आत्मा की स्टडी करने और आत्मा निकल के आ गई, ले मेरी स्टडी कर, वहीं भग जाओगे, गायब ही हो जाओगे, है ना। तो वहीं से क्या हो जाओगे, गायब हो जाओगे। तो आत्मा का जो विज्ञान था, इसको पूरा 100 साल तक माना गया कि मनोविज्ञान क्या है, आत्मा का विज्ञान, कि हमारी आत्मा किसी चीज के बारे में कैसे विचार करती है, हम उसकी स्टडी करते हैं साइकोलॉजी में। लेकिन ये पूरी 16वीं सेंचुरी में चला। इसको सपोर्ट करने वालों में अरस्तु प्लेटो भी थे। फिर इसका खंडन किया गया, क्यों किया गया, क्योंकि आत्मा का कोई रंग रूप आकार प्रकार नहीं होता, तो इसको हटा दिया गया। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान क्या है, इस पर एक नई बहस छिड़ती है। तो लोगों ने कहा मनोविज्ञान मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। बिल्कुल ऐसे समझ लो जैसे मोदी सरकार क्या है। तो पहले 5 साल के टेन्योर में क्या था कि मोदी सरकार देशभक्त सरकार है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी ने ये कर दिया, मोदी सरकार ने ये कर दिया, और है ना कितने अच्छे तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमें ख्याति दिलाई है। ये था पहली बार में। फिर थोड़े समय बाद हमने उसका क्या कर दिया बेटा जी, खंडन कर दिया। फिर जो दूसरा टेन्योर आया मोदी सरकार का, तो उसमें हमने क्या कहा कि मोदी सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है ना। हमारी सोच इस तरीके से आ गई। फिर अभी तीसरे टेन्योर की बात, तो उसमें हमारी सोच अलग अलग तरीके से हमारी सोच रहती है। तो किसी भी चीज पे हम 100% कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते, ये मानव का व्यवहार है भाई। आत्मा का विज्ञान कहा जाता था तो इस बात को तोड़ा गया। 17वीं शताब्दी में कहा गया कि मनोविज्ञान इसकी स्टडी है कि हमारा मन और हमारा मस्तिष्क कैसे काम करता है, हमारा मन और मस्तिष्क कैसे काम करता है। तो मन और मस्तिष्क का विज्ञान है, ठीक है ना। आ जाइए, तो 17वीं शताब्दी में ये बात कहने वाले कौन थे, पोम्पोनाजी। बोलो मेरे साथ, पोम्पोनाजी, बोलो पोम्पोनाजी, 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 पोम्पोनाजी थे। इन्होंने कहा कि भैया हम, हमारा मन, हमारा दिमाग किस तरीके से किसी चीज पर काम करता है, रिएक्ट करता है, हम उसकी स्टडी करते हैं किसके अंदर, साइकोलॉजी के अंदर। वही है साइकोलॉजी की स्टडी। अब ये भी 100 साल तक ठीक चला, उसके बाद इसको हटा दिया गया। क्यों, क्योंकि मन का भी कोई निश्चित आकार रूप रंग या स्थिति नहीं है, तो आप कैसे स्टडी कैसे करोगे, मन का विज्ञान आप बोल रहे हो, तो आप इसकी कैसे स्टडी करोगे, ठीक है ना, आप इसकी स्टडी कैसे करोगे। फिर क्या हुआ बेटा जी, फिर घटना घटी 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया कि देखो साइकोलॉजी है क्या, मनोविज्ञान है क्या, कि हमारा दिमाग जो कॉन्शियस होकर, एक्टिव होकर जो सोचता है, एक्टिव होकर जो सोचता है हमारा दिमाग, उसकी स्टडी हम करते हैं साइकोलॉजी में। तो 19वीं सेंचुरी में इसको स्वीकार किया गया। स्वीकार करने वालों में कौन थे, विलियम वुंट, विलियम जेम्स, विलियम सली, ये लोग थे। इन्होंने कहा कि हमारा दिमाग जो कॉन्शियस, चेतन का मतलब क्या होता है बेटा जी, कॉन्शियस, हमारा ब्रेन कॉन्शियस होकर जो कुछ भी सोचता है उसको हम मनोविज्ञान के अंदर पढ़ेंगे।
तो लोगों ने कहा ठीक है, ये बहुत नया लगा बिल्कुल, क्योंकि हमारा, एक बात बताओ, हम पूरे चलते किससे हैं बेटा जी? यही एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो हमें चलाती है। आपने देखा होगा ना, जिसका दिमाग खराब हो जाता है, सब मामला खराब है, यही है सुप्रीम पावर, तो सुप्रीम कमांडर। तो चेतना का मनोविज्ञान, मनोविज्ञान क्या है? चेतना का विज्ञान है कि इंसान एक्टिव होकर कैसे काम करता है, कैसे सोचता है, हम उसकी स्टडी करेंगे इसके अंदर। ठीक है साहब, इस बात को स्वीकार किया जाने लगा और बहुत अच्छी बात भी लगी लोगों को। अब इसको लेकर सब लोग चलने लगे, लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे भी थे जैसे सिगमंड फ्राइड साहब, मैकडूगल, उन्होंने कहा कि नहीं, हम केवल जो भी काम करते हैं उसमें चेतन यानी कॉन्शियस यानी एक्टिव ब्रेन ही थोड़ी ना होता है। कई बार आपने देखा होगा, आप देख कहीं रहे होते हो, विचार कहीं और होते हैं, है ना, होता है ना, हम ऐसे देख रहे होते हैं, लेकिन यूं देखते देखते भी हमारा दिमाग कहीं और ही होता है, मतलब उसको देखते देखते भी हमारा दिमाग कहीं किसी अलग लेवल पे होता है। तो चेतन मन के अलावा हमारा अर्ध चेतन मन भी होता है, अचेतन मन भी होता है, तो इसकी स्टडी की तो बात ही नहीं की गई मनोविज्ञान में। तो ऐसी स्थिति में इसको भी 19वीं सेंचुरी में क्या कर दिया गया? खारिज कर दिया। और इसको खारिज करने वाला एक व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट, जिनका नाम है विलियम मैकडूगल। क्या नाम है? विलियम मैकडूगल। उन्होंने किताब लिखी थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, उसमें उन्होंने कहा चेतना एक बुरा शब्द है। तो इस तरीके से इन्होंने यहां तक में इसको तोड़ दिया। अब देखें, अब इसी बीच, अभी इसको यहां नहीं लिखाती मैं, ठीक है ना, अब इसी बीच में क्या होता है, ये भी मनोविज्ञान की जो सोच है कि मनोविज्ञान क्या है, इसको भी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर 20वीं सेंचुरी से लेकर आज तक एक चीज, एक विचारधारा आई कि मनोविज्ञान बेसिकली हमारे बिहेवियर की स्टडी करता है, न तो हमारे एक्टिव ब्रेन की स्टडी करेगा, न ही हमारे मन और मस्तिष्क की स्टडी करेगा, और न ही मनोविज्ञान हमारी आत्मा की स्टडी करेगा। मनोविज्ञान हमारे बिहेवियर की स्टडी करेगा, क्योंकि आत्मा दिखती नहीं, मन मस्तिष्क का रूप रंग आकार प्रकार नहीं, और हम जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी काम करते हैं, वो केवल हमारे एक्टिव ब्रेन से नहीं करते, उसके अलावा हम अपने इनएक्टिव ब्रेन यानी कि अपने अनकॉन्शियस ब्रेन और अपने सबकॉन्शियस ब्रेन से भी काम करते हैं। तो कहा गया कि साइकोलॉजी, हम किस चीज का अध्ययन करेंगे? हम किसी के भी व्यवहार को देख सकते हैं, क्योंकि वो बाहर दिखाई देता है, ठीक है ना, हम किसी के भी व्यवहार को, है ना, देख सकते हैं, क्योंकि वो दिखाई देता है। ठीक, तो ऐसी सिनेरियो में 20वीं सेंचुरी से लेकर आज तक ये माना गया कि मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान। कि मनोविज्ञान क्या है? तो बोला गया व्यवहार का विज्ञान है। इसको सपोर्ट करने वाले कौन कौन थे? वॉटसन, स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक थे। ये सबसे सटीक परिभाषा है, इसको आज तक माना जाता है। तो आपसे कभी भी कोई पूछे साइकोलॉजी, है ना, साइकोलॉजी क्या है? साइकी और लोगोस यानी कि आत्मा का अध्ययन, लेकिन आपको कहना है कि साइकोलॉजी की परिभाषा क्या है? साइकोलॉजी किसका अध्ययन करता है? बोले व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है, क्योंकि न तो आत्मा, न मन, और न ही किसी व्यक्ति का क्या? चेतन ब्रेन, अचेतन, ये हमें दिखते हैं। तो बेहतर होगा कि जो दिखता है, यानी किसी व्यक्ति की हमें व्यवहार दिखता है, हम उसका ही अध्ययन कर सकते हैं। तो 19वीं सेंचुरी से लेकर अब तक, 20वीं सेंचुरी से लेकर अब तक मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। ठीक, आज तक ये सब सपोर्टेड है। ये जो परिवर्तन हुआ कि हमने अलग अलग समय पे साइकोलॉजी को अलग अलग नाम से जाना, कि साइकोलॉजी इसकी स्टडी है, उसकी स्टडी है, इस तरीके से होगी, ये होगी, इन सबको वुडवर्थ ने अपनी एक डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया कि मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा, क्योंकि 16वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान था, फिर मन और मस्तिष्क, 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान मन और मस्तिष्क का विज्ञान था, 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान था, और फिर चेतना को छोड़ा और आजकल वो व्यवहार को अपनाए हुए है। ये किसने कहा? वुडवर्थ ने, कि मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा, फिर मन और मस्तिष्क, फिर अपनी चेतना को छोड़ा, और आजकल किसको अपनाए हुए है? आजकल वो व्यवहार को अपनाए हुए है। किसने कहा? वुडवर्थ ने कहा। अब इस बीच एजुकेशन के फील्ड में साइकोलॉजी कैसे आएगी, उसको लेकर कुछ घटनाएं घटेंगी। क्या घटना घटेंगी, मेरे साथ उसको समझना है, क्या घटनाएं घटेंगी, ठीक है ना। कोई बात नहीं बेटा, रामायण हो रही है तो कोई बात नहीं, ये तो वैसे भी मैंने पढ़ाया हुआ भी था, तो इसको लेके क्यों परेशान होना है। तो देखो 17वीं शताब्दी में, ध्यान से सुनना, क्या हुआ था तो कहना, 17वीं शताब्दी में कॉमेनियस, क्या कहोगे? 17वीं शताब्दी में क्या कहोगे? कॉमेनियस। कौन कहोगे? कॉमेनियस।
17वीं शताब्दी में कॉमेनियस 17वीं शताब्दी में कॉमेनियस, जिसका एक्चुअल नेम था जॉन एमोस कॉमेनियस, उसने 1628 में स्कूल ऑफ इन्फेंसी, है ना, कॉमेनियस ये नाम है बेटा जी एक व्यक्ति का, कॉमेनियस ने 17वीं शताब्दी में लिख के 1628 पूरा ही लिखती हूँ मैं, 1628 में लिखती हूँ कि 1628 में, है ना, कॉमेनियस ने क्या करा, स्कूल ऑफ इन्फेंसी, क्या करा बेटा जी, स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की। किसकी स्थापना की, स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की। स्कूल ऑफ किसकी स्थापना की, इन्फेंसी की स्थापना की। स्कूल ऑफ इन्फेंसी की क्या की, स्थापना की। अब स्कूल ऑफ इन्फेंसी क्या होती है बेटा, इस बात को बहुत ध्यान से समझना। स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की, इन्फेंसी का मतलब होता है शैशव, और स्कूल यानी छोटे बच्चों का स्कूल, इसकी स्थापना उन्होंने की थी। अच्छा साहब, और इन्होंने ये जब स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की 1628 में, तो 1657 में ही कॉमेनियस ने क्या की, 2 बुक्स लिखी। क्या लिखी, 2 बुक्स लिखी। कॉमेनियस ने 2 किताबें लिखी। इसी बीच पूरे समाज में क्या चल रहा है कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, ये बातें चल रही हैं कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, कि मनोविज्ञान मन और मस्तिष्क का विज्ञान है, ये सब कुछ चल रहा है। 1657 में कॉमेनियस 2 किताबें लिखता है, एक किताब प्राइमरी एजुकेशन पर, और दूसरी कि जो पढ़ने की सामग्री हो, अगर वो चित्र हो उसके अंदर तो वो रोचक बन सकती है। 2 किताबें लिखी, एक में प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बताया उन्होंने, एक बुक में किसके बारे में बताया, एक बुक में प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बताया कि प्राइमरी एजुकेशन कैसे सही है, क्या फायदा है। एक बुक में किसके बारे में बताया, प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बताया। एक बुक में किसके बारे में बताया, प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बताया। किसके बारे में बताया बेटा जी, तो आप कहोगे एक बुक में प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बताया, और दूसरी बुक में किसके बारे में बताया बेटा जी, कि अगर जो बच्चे को हम पाठ्य सामग्री देते हैं, जो बच्चे को हम क्या देते हैं बेटा जी, पाठ्य सामग्री देते हैं, जो बच्चे को हम क्या देते हैं बेटा जी, पाठ्य सामग्री जो हम देते हैं बच्चे को, वो पाठ्य सामग्री चित्रों की मदद से क्या हो सकती है, रोचक हो सकती है। चित्रों की मदद से क्या हो सकती है, रोचक हो सकती है। चित्रों की मदद से रोचक बनाई जाए, चित्रों की मदद से क्या की जाए, रोचक बनाई जाए। चित्रों की मदद से क्या की जाए बेटा जी, रोचक बनाई जाए। बेटा मैं आपके टॉपिक से रिलेटेड डाउट क्लियर करूंगी यहाँ वाले से। अगर आपका कोई व्यक्तिगत प्रश्न है, जो भी है आपका व्यक्तिगत प्रश्न, तो ये हेल्पलाइन नंबर है 9711449696। ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप अपना व्यक्तिगत डाउट पूछिए। हेल्पलाइन नंबर है ना, इस पे आप क्या पूछिए, व्यक्तिगत डाउट पूछना है आपको। क्या पूछना है आपको, अपना व्यक्तिगत डाउट इस पे पूछना है ना, क्योंकि आपकी पहली बात हम बोलते हैं ना, अपनी व्यक्तिगत समस्याएं दुनिया के सामने वैसे भी नहीं बतानी चाहिए, है ना। तो अब अगर आप अपनी व्यक्तिगत समस्याएं यहाँ बता रहे हो, मैं उसका व्यक्तिगत रिप्लाई ना आपका नाम लेके यहाँ लूँ, तो फिर एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा, फिर दूसरे क्यों आपकी व्यक्तिगत समस्या को सुने, है ना, क्यों आपकी व्यक्तिगत समस्या को दूसरा सुने। तो आप अपने हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके अपनी व्यक्तिगत जो भी प्रॉब्लम है उनको वहां डिस्कस करेंगे। मेरी बात समझ रहे हो ना, है ना, क्लियर हो गया ना। आपको क्या करना है, ये व्यक्तिगत प्रॉब्लम इसके माध्यम से लेनी है, मेरे साथ टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीजें हो उसको कर लेनी है, ठीक है ना। आ जाओ, चलो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाए, ठीक है। क्लियर हो गया ना, सबने लिख दिया 9711449696, कहां तक थे, ठीक है। तो यहां से हम एक तरीके से समझ रहे हैं कि एंट्री हो रही है, ठीक है ना। यहां से क्या हो रहा है, एंट्री हो रही है। किसकी एंट्री हो रही है, कि एजुकेशन के फील्ड में भी साइकोलॉजी को लाया जा रहा है। एजुकेशन के फील्ड में भी साइकोलॉजी को लाया जा रहा है, यानी ये माना जा रहा है कि हम जो भी कुछ हमारा दिमाग सोचता है या जैसे भी हम पढ़ते हैं, अगर हम बच्चे के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाएं तो बड़ा मजा आएगा, बच्चे की चीजें बहुत प्रॉपर तरीके से हो जाएंगी। तो कॉमेनियस ने पहली बार ये वाला काम किया है। किसने किया है, कॉमेनियस ने ये वाला काम किया है, ठीक है ना। मेरी बात को समझ गए ना, क्या करेंगे, कॉमेनियस ने ये वाला काम किया है, ठीक है ना। मेरी बात को समझ गए या नहीं समझे गुड्डा जी, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। कॉमेनियस ने क्या कहा है बेटा, कमेंट सबके चलते हैं लेकिन किसी के कमेंट का जवाब नहीं दिया जाता, क्योंकि क्लास किसके लिए है, पढ़ने के लिए है, ना कि कमेंट्स के जवाब देने के लिए होती है ना। और वो भी कमेंट आपके कितने भोले होते हैं, क्या मेरा कमेंट दिख रहा है इसका क्या जवाब देगा टीचर, क्या मेरा कमेंट दिख रहा है, प्लीज बताइए, इसका क्या जवाब होगा, इसका कोई जवाब नहीं होता। ठीक साहब, आगे बढ़ेंगे।
ठीक, यहां तक हो गया। अच्छा, अब 18 सेंचुरी में 1774 में एक और घटना घटती है। तो दूसरी बात को आप लिखेंगे कि 1774 में एक व्यक्ति है जिसका नाम है पेस्टोलॉजी। पेस्ट करते हैं ना हम, वो वाला पेस्टोलॉजी। तो 1774 में क्या हुआ, तो आप कहोगे पेस्टोलॉजी। क्या कहोगे, पेस्टोलॉजी। तो 1774 में क्या रहा गुड्डा जी, तो आप कहोगे 1774 में पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी 1774 में क्या रहा बेटा जी, तो पेस्टोलॉजी नाम के व्यक्ति हैं, है ना। तो पेस्टोलॉजी ने क्या करा, उनके अपने ही 3.5 साल का बच्चा था, उसका अध्ययन किया। पेस्टोलॉजी ने अपने अपने 3.5 साल के बच्चे, अपने 3.5 वर्ष के पुत्र, है ना, वर्ष के पुत्र का, है ना, सिस्टमैटिक अध्ययन किया। एकदम मतलब ऐसे समझ लो, बहुत वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया अपने 3.5 वर्ष के पुत्र के विकास का, अपने 3.5 वर्ष के पुत्र के डेवलपमेंट का, यानी विकास का क्या कहेंगे आप, कि अपने बच्चे के विकास का, डेवलपमेंट का एक मनोवैज्ञानिक, है ना, विवरण प्रस्तुत किया। मनोवैज्ञानिक विवरण यानी साइकोलॉजिकल स्टडी प्रस्तुत की। मनोवैज्ञानिक विवरण यानी आप कहेंगे कि उसकी साइकोलॉजिकल, है ना, एक स्टडी प्रस्तुत की। स्टडी किस नाम से प्रस्तुत की, बेबी बायोग्राफी नाम से प्रस्तुत की, है ना, बेबी बायोग्राफी नाम से किसी मैगजीन में प्रकाशित की। बेबी बायोग्राफी नाम से, बेबी बायोग्राफी नाम से क्या की, प्रकाशित की। तो ये मनोविज्ञान का, है ना, पहला सिस्टमैटिक साइकोलॉजिकल स्टडी मानी जाती है। ये मनोविज्ञान के बच्चे के ऊपर, विशेष तौर पर बच्चे के ऊपर, बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर पहला मनोवैज्ञानिक विकास का पहला किसी भी बच्चे के विकास का पहला मनोवैज्ञानिक विवरण है। पहला मनोवैज्ञानिक विवरण था जो कि किसने किया, जो कि पेस्टोलॉजी ने किया, 1774 में किया, और अपने ही 3.5 साल के बच्चे पे किया। उसने बताया कि देखो बच्चे जो होते हैं उनका शारीरिक मानसिक विकास कैसे होता है, और हम उसको अगर समझ जाएं तो फिर हम उनकी स्टडी को बेहतर बना सकते हैं। यानी पहली बार साइकोलॉजी को बच्चों के इस्तेमाल में लिया जा रहा था कि बच्चों के बेहतरमेंट के लिए, बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हम मनोविज्ञान का कैसे अध्ययन कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसे बेहतर बना सकते हैं, ठीक है ना, किस तरीके से मतलब हम उसे बेहतर बना सकते हैं। इसी बीच एक और घटना घटती है। 19वीं शताब्दी में एक घटना घटती है। 19वीं शताब्दी में क्या घटना घटती है बेटा जी, वो मैं आपको बताती हूँ कि 19वीं शताब्दी में एक घटना घटती है बेटा जी, कि 19वीं शताब्दी जब अलग अलग तरीके से मनोविज्ञान का अध्ययन करने के लिए लैब भी खुल रही है, बात भी हो रही है विलियम वुंड, विलियम जेम्स, विलियम सली जैसे लोग, कि हम चेतन तरीके से जो काम करते हैं वो मनोविज्ञान का हिस्सा होना चाहिए अध्ययन का, और कॉन्शियस ब्रेन के पीछे। तो इसी बीच 19वीं शताब्दी में अमेरिका में एक बाल अध्ययन का आंदोलन चल रहा है, एक तरीके का मूवमेंट चल रहा है, जिसके जन्मदाता है स्टैनले हॉल नाम के व्यक्ति। उन्होंने 2 सोसाइटी खोल रखी है अमेरिका में, चाइल्ड वेलफेयर और दूसरी का नाम है चाइल्ड स्टडी सोसाइटी। ये बच्चों को बेसिकली, बच्चों को स्टडी कर रहे हैं, बच्चों को समझ रहे हैं कि कोई बच्चा कैसे, है ना, अगर कोई बच्चा चोर बन रहा है तो कैसे बन रहा है, उसकी स्टडी की जा रही है, उसकी रुचियों का, उसकी एटीट्यूड का, उसके इंटरेस्ट का, सबका अध्ययन किया जा रहा है। और स्टैनले हॉल ने 1891 में पैडागोजिकल सेमिनरी नाम की एक मैगजीन पब्लिश की है, जो बच्चों के डेवलपमेंट के ऊपर ही लेख प्रस्तुत कर रही है कि अगर बच्चे को अच्छा वातावरण दिया जाता है तो देखो इस बच्चे के व्यवहार में कितना परिवर्तन आया, चोर बच्चा भी ऐसा बन गया, या एक अच्छा बच्चा जिसको घर का वातावरण ऐसे मिला वो चोर बन गया। तो इस तरीके से साइकोलॉजी की जो स्टडी चल रही है वो साथ के साथ, है ना, बच्चों को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इंसान को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, उस पर भी चल रही है। तो आप यहाँ पे मेरे साथ लेके चलेंगे कि 19वीं सदी में, है ना, यहीं से इसी बात को समझना होगा, अमेरिका में 19वीं सदी में क्या कहोगे, 19वीं सदी में अमेरिका में बाल आंदोलन। 19वीं सदी में क्या हो रहा है बेटा जी, तो आप कहोगे 19वीं सदी में अमेरिका में क्या हो रहा है, तो आप कहोगे बाल आंदोलन, है ना, या किशोर आंदोलन, कुछ भी कह दो, बाल अध्ययन का आंदोलन या किशोर आंदोलन, बाल अध्ययन आंदोलन का, है ना, अध्ययन आंदोलन चल रहा है। बाल अध्ययन आंदोलन यानी कि चाइल्ड स्टडी से रिलेटेड एक आंदोलन, एक मूवमेंट चल रहा है, और जन्मदाता कौन है, स्टैनले हॉल। आंदोलन चल रहा है ना, चल रहा था, जिसके जन्मदाता कौन थे, चल रहा था,
और इसके जन्मदाता कौन थे? तो आप कहोगे जिसके जन्मदाता स्टैनले हॉल थे। जिसके जन्मदाता कौन थे? तो आप कहोगे इसके जन्मदाता थे स्टैनले हॉल। इसके जन्मदाता कौन थे? तो आप कहोगे इसके जन्मदाता थे स्टैनली हॉल। कौन थे बेटा जी इसके जन्मदाता? आप कहोगे स्टैनले हॉल इसके जन्मदाता हैं। इन्होंने 2 एसोसिएशन बनाए हैं, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और दूसरा चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहोगे? चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और एंड है ना, आपका बच्चों की स्टडी से रिलेटेड एक सोसाइटी बनाई और उसके अलावा चाइल्ड के वेलफेयर के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन किसने बनाया है ना? ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया। किसने किया बेटा जी? का निर्माण, मैं इसी को लिख देती हूँ, स्टैनले हॉल ने किया है। ठीक है ना, मेरी बात समझे। अब यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि बच्चों का अगर स्टडी की जाए, बच्चों को अगर प्रॉपर्ली समझा जाए तो हम उनके डेवलपमेंट को बेहतर बना सकते हैं। यानी हमें मनोविज्ञान, जो कि आत्मा, मन है ना, चेतना का विज्ञान, इन सबसे कहीं आगे बढ़कर मनोविज्ञान का इस्तेमाल करके हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि बच्चे ही भविष्य है, उस पर बात हो रही है। तो 1891 में क्या लिखोगे? यही स्टैनले हॉल साहब की एक बहुत फेमस मैगजीन है, आप बोलोगे इसको पहली मैगजीन है जिसके अंदर बाल विकास के जो प्रॉपर लेख हैं, है ना, बच्चों के अलग अलग केस स्टडीज छप रही है, पेडागोजिकल सेमिनरी। ठीक है ना, तो 1891 में है ना, स्टैनले हॉल ने क्या कहोगे? पेडागोजिकल सेमिनरी, पेडागोजिकल और सेमिनरी नाम की पत्रिका का प्रकाशन कराया। पेडागोजिकल सेमिनरी नामक किसका? पत्रिका का प्रकाशन कराया। पेडागोजिकल सेमिनरी नामक पत्रिका का क्या कराया? इस पत्रिका का पब्लिकेशन कराया, प्रकाशन कराया। क्या कराया? प्रकाशन कराया। क्या कराया? इसको पब्लिश कराया। इसके अंदर क्या निकल रहा है? पेडागोजिकल सेमिनरी में चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड पूरी दुनिया भर में लेख प्रस्तुत हो रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड। मेरी बात को समझ रहे हो? तो एक तरफ तो चल रहा है मनोविज्ञान है क्या, और दूसरी तरफ लोग साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके बच्चों को, है ना, उनकी स्टडी को समझ रहे हैं, उनके डेवलपमेंट को समझ रहे हैं, ताकि फ्यूचर को बेहतर बनाया जा सके, ताकि उनके पढ़ने को, उनके समझने को हम बेहतर बना सकें। तो चाइल्ड डेवलपमेंट के, है ना, अलग अलग क्या बोलते हैं, लेख प्रकाशित होते थे। इसमें क्या होते थे? लेख प्रकाशित होते थे। चाइल्ड डेवलपमेंट के अलग अलग लेख प्रकाशित होते थे। क्या कहोगे? चाइल्ड डेवलपमेंट के अलग अलग, इसके अंदर क्या प्रकाशित होते थे? लेख प्रकाशित होते थे। इसी बीच बच्चों को कैसे हम समझ सकते हैं, कैसे उनकी डेवलपमेंट हो रहा है, इस पे स्टडी जब चल रही है, तो अमेरिका के अंदर ये चीज महसूस की जा रही है कि ये जितने भी बच्चे हैं, जो कम उम्र में बच्चे हैं और अभी छोटी छोटी चोरी चकारी हरकतें कर रहे हैं, अगर हम उनको, जो बाल सुधार गृह होते हैं, बाल सुधार गृह जानते हो, जो चाइल्ड होम होते हैं, जिन्होंने पहली बार छोटी मोटी गलती की है लेकिन 18 साल से कम है, तो उनको अगर हम सुधार दें, एक अच्छा वातावरण दे दें, तो हमारे समाज में क्राइम कम हो सकता है। तो ये साइकोलॉजी की स्टडी की वजह से संभव हो रहा है। और मैं आपको भी आज भी बता दूं कि साइकोलॉजी की स्टडी अगर प्रॉपर हो ना हमारे देश के अंदर, तो क्राइम कम हो सकता है। इसको कैसे समझाती हूँ। आप में से किसी को पता है, एक वो IITian थोड़ा सा लड़का है, जिसको आप ये कह सकते हैं कि जिसने अभी कल परसों में क्या करा पता नहीं, वो अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ फिजिकली इंटीमेट होना है। लड़की की तबीयत खराब थी, वो मना कर देती है, तो उसके हाथ वाथ बांधता है, पैर वैर बांधता है, उसके मुंह में एक क्या बोलते हैं, कपड़ा डाल के उसकी छाती पर बैठ जाता है, और उससे लड़की चौक हो जाती है, और उसने उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए। वो लड़की मर गई। अब पता नहीं क्या साइकोलॉजिकल दिमाग में क्या लफड़ा है ना, कि उसने मर गई, उसको पता पड़ गया है कि मर गई है लड़की। अब उसको चाकू से उसके सीने में, है ना, इतनी तेज उसने वार किया है कि वो चाकू टूट गया है। और उसको सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? तुम उसका वो बाइट्स देखो, है ना, वो बाइट अगर आप उसकी देखते हो तो आपको एक चीज समझ में आती है। पता है क्या कह रहा है? अरे तो क्या हो गया ना, क्या दिक्कत है, क्यों पीछे पड़ रहे हो मेरे, हो गया ना,
मतलब ये बोल रहा है मीडिया के सामने कि वो किसी माँ बाप ने उसको पाला पड़ोसा होगा, इतनी बड़ी लड़की थी और तुम जो है तुमने उसको मार दिया, तो क्या हो गया भाई सब, तो क्या हो गया, क्या हो गया, समझ रहे हो ना। तो ये चीज बहुत पहले महसूस की गई थी, जिस समय साइकोलॉजी की स्टडी चल रही है उस समय पे महसूस हो रहा है कि साइकोलॉजी का अध्ययन ना हम समाज के अंदर क्या क्राइम को कम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्राइम को कम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये समझना, हाँ पक्का दूंगी ममता, ठीक है ना, हाँ जिसका सीटेट क्लियर हो जाएगा उसको पक्का अपना नंबर दूंगी, ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक, चलो। हाँ हंस रहा है वो, तो तुम सोचो उसकी माँ ने उसको किस तरीके का व्यक्ति बनाया होगा, उसके फादर ने मदर ने उसको किस तरीके की सोच के साथ पैदा किया, किस तरीके की सोच उसके अंदर डाली। वो जो कीड़ा है, कीड़ा ही कहूँ मैं उसको समाज के लिए, तो वो कीड़ा जब अपने घर में भी रेंग रहा होगा तो क्या उसके माँ बाप को नजर नहीं आ रहा होगा कि ये समाज के लिए कीड़ा है और इस कीड़े पे तुरंत के तुरंत रेड हिट मारो, या चप्पल से इस कीड़े को तुरंत मरम्मत देनी चाहिए इस कॉकरोच को, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो साइकोलॉजी का अध्ययन इसलिए जरूरी है ताकि आप समझ सको। सबसे बड़ी बात, क्या उस लड़की ने कभी उसके अंदर ये साइकोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं देखे होंगे, मैं मान नहीं सकती। जो व्यक्ति साइकोलॉजिकली हिला होता है ना बेटा, साइकोलॉजी की स्टडी इसीलिए जरूरी है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी मैं मानती हूँ। आप टीचर बन रहे हो, आप पेरेंट बन रहे हो, बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि एक ही चीज है, अगर आप साइकोलॉजी की एक अच्छी समझ रखते हो तो आप बहुत सारी चीजों से बच सकते हो। आपको समझ में आ जाएगा सामने वाला कैसा है, आपको तुरंत की तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, कि सामने वाला कैसा है। तो ऐसा नहीं है कि उस लड़की ने उसका पहली बार ये रूप देखा होगा, ठीक है ना, कि उसने सीधे आके कि नहीं मेरे को तो फिजिकली तेरे साथ इंटीमेट होना है, उसने पहले भी इस तरीके की हरकतें की होंगी। उसने जाहिर सी बात ऐसे ये कहा होगा कि कोई बात नहीं, ये मुझसे प्यार भी तो बहुत ही करता है ना, सच्चा प्यार करता है, सच्चा प्यार है इसको मुझसे। तो निब्बा निब्बी वाली हरकतों से ना आगे नहीं बढ़ता व्यक्ति। वो हमारे समाज में ना एक 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 मैच्योरिटी का लेवल नहीं है अभी, एक मैच्योरिटी का लेवल नहीं है हमारे यहाँ। सिर्फ इतना खुलापन आया कि मूर्खता आ गई पाश्चात्य संस्कृति की, कि हम एक से ज्यादा रिलेशनशिप बना सकते हैं और फिजिकली इंटीमेट हो सकते हैं बिफोर मैरिज, इसको हम फ्रीडम मानने लग गए हैं। बल्कि जो पाश्चात्य संस्कृति है वहां ये मॉडल इसलिए काम कर जाता है क्योंकि वहां कोई किसी पे इस तरीके से पीछे नहीं पड़ता कि नहीं तुम नहीं तो तुम्हारे पीछे ही हम आएंगे, तुम्हारे पीछे हम जान ले लेंगे, जान दे देंगे। वहां इस तरीके की चीजें नहीं हो पाती क्योंकि सबको पता है इफ समवन सेज नो टू यू, तुम्हारी 10 गर्लफ्रेंड और घूम रही होंगी, सब हुकअप पे जी रहे हैं वहां पे, है ना। हमारे जैसे समाज में आपने लिबरलाइजेशन करके कोई वो नहीं दिया, कोई बाउंड्रीज नहीं लगाई है, तो ये दिक्कत है। इस बात को बहुत साल पहले ही एक व्यक्ति समझ गया था जिसका नाम क्या था, स्टैनली हॉल, और उसने क्या कर दिया, अमेरिका के अंदर तो सुधार कर दिया। तो यहाँ लिखो कि अमेरिका के अंदर पहला बाल सुधार गृह जो है, तो पहला बाल सुधार गृह जो है 1887 में न्यूयॉर्क में पहला बाल सुधार गृह की स्थापना होती है। तो याद रखना 1887 में, क्या कहोगे, न्यूयॉर्क में, 1887 में न्यूयॉर्क में, कब बेटा जी, न्यूयॉर्क में प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना होती है। इसकी स्थापना होती है तो आप कहोगे प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना होती है, प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना होती है, प्रथम बाल सुधार गृह की क्या होती है, स्थापना होती है। पहले बाल सुधार गृह की क्या होती है, स्थापना होती है। प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना हुई। अब वो किस लिए हुई मैंने तुम्हें बता दिया, है ना, क्योंकि वो समझ गए इस बात को कि हम साइकोलॉजी से सामने वालों की विशेषताएं, इंटरेस्ट, उसकी अभिक्षमताओं को समझ लेंगे तो हमारे लिए चीजें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। तो किसी को कोई यहाँ तक में कोई समस्या नहीं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये एक मेरा उद्देश्य था जिसको लेकर मैं चलूं, है ना। आ जाइए, ठीक है ना, आ जाइए, अब आ जाइए, अब हम आगे बढ़ते हैं इसको लेकर। अब आगे जब बढ़ोगे तो यहाँ तक में आपको समझ में आ गया मनोविज्ञान क्या है क्या नहीं है। एक और बड़ी फेमस कोटेशन आती है कि 20वीं सदी बालक की सदी है। याद रखना, एक और बड़ी फेमस परिभाषा है, क्रो एंड क्रो की परिभाषा है, क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। सारी परिभाषाएं मैं अलग से भी करा दूंगी। क्रो एंड क्रो की एक परिभाषा है और वो परिभाषा ये है बेटा जी कि 20वीं सदी बालक की सदी है। क्या है, 20वीं सदी बालक की सदी है। 20वीं सदी क्या है, तो आप कहोगे 20वीं सदी बालक की सदी है। 20वीं सदी क्या है, बालक की सदी है।
क्या है, 20वीं सदी बालक की सदी है। ये 21st मतलब ये आपकी 20th सेंचुरी के बारे में क्रो एंड क्रो ने कहा है। ठीक, यहाँ तक में समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, अब मेरी दूसरी बात को ध्यान से समझेंगे। मनोविज्ञान के जनक किसको मानते हैं? विलियम जेम्स को मानोगे। किसको मानोगे? नोट डाल डाल के लिखो, फिर कल संप्रदाय समझाते हुए और फिर हम सीधे सिगमंड फ्राइड साहब पे आ जाएंगे। ठीक है ना? तो रिवीजन का रिवीजन और एक एक चीज आपको रिटन में मिल जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो नोट में सबसे पहली बात हम क्या कहेंगे? बेटा मैं दोनों पे चलूंगी, क्योंकि मैं टाइप भी लेके आती हूँ, फिर कुछ चीजें मेरे को लिखाने का भी मन करता है कि मैं ये चीज बच्चे को बता दूं, और इतनी ठीक है मेरी हैंड राइटिंग, और इतना मैं स्पष्ट बोलती भी हूँ, और कान इतने सबके ठीक चल भी रहे होंगे कि वो सुन के उसको लिख सकता है। ठीक है ना? आ जाइए। तो डोंट बी द छोटा मोटा बच्चा, बिल्कुल वो छोटे बच्चे मत बनो। आपको टीचर बनना है, आप बच्चों की कॉपी चेक करोगे, मैं तो बहुत साफ लिखती हूँ, खतरनाक कॉपियां चेक करोगे, नंबर भी दोगे उसमें। आ जाओ। तो हम कहेंगे मनोविज्ञान के जनक किसको माना जाता है? तो आप कहो मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। मनोविज्ञान के जनक किनको माना जाता है बेटा जी? तो आपका जवाब होना चाहिए विलियम जेम्स को। मनोविज्ञान के जनक हम किसको मानते हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए विलियम जेम्स। किसको मानते हो? विलियम जेम्स साहब को आप मनोविज्ञान के जनक मानते हो। ठीक है ना? अच्छा, इनके बारे में ये किसने कहा? तो आप कहोगे इन्होंने किताब लिखी थी, टॉक टू टीचर्स। क्या लिखी थी किताब? विलियम जेम्स साहब की किताब है टॉक टू टीचर्स। और विलियम जेम्स साहब की एक और किताब है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, की प्रकाशित हुई, जो मनोविज्ञान के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट किताबों में से एक मानी जाती है। ठीक है ना? तो 1890s में इन्होंने किताब लिखी है। एक तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी लिखी है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जिसकी वजह से इन्हें मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, साइकोलॉजी लिखी। और दूसरा टॉक टू टीचर्स, इन्हीं की वजह से इन्हें मनोविज्ञान का पापा माना जाता है। दूसरी कौन सी लिखी है? टॉक टू टीचर्स, ये इन्होंने लिखी है। ठीक, क्लियर हुआ? अच्छा, दूसरा मनोविज्ञान शब्द का पहली बार प्रयोग। कभी भी कोई आपसे पूछे कि ये साइकोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, तो आप लिखोगे मनोविज्ञान शब्द का पहली बार प्रयोग। यानी मनोविज्ञान तो हम हिंदी में बोलते हैं ना गुड्डा, तो क्या कहोगे? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग, साइकोलॉजी शब्द का प्रथम बार प्रयोग जो किया गया, साइकोलॉजी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया? तो आप कहोगे इस शब्द का पहली बार जो प्रयोग किया वो रुडोल्फ गोलक ने किया 1590 में। 1590 में किसने किया? तो आप कहोगे रुडोल्फ गोलक ने। रुडोल्फ गोलक ने, है ना? रुडोल्फ गोलक, रुडोल्फ गोलक ने किया। रुडोल्फ किसने किया? गोलक, गोलक ने, रुडोल्फ गोलक ने किया। किसने किया? रुडोल्फ गोलक ने किया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? ठीक है ना? कोई दिक्कत? अपनी किताब का नाम लिख लो, इनकी जो किताब थी जिसमें इन्होंने किया, बुक का नाम क्या था? साइकोलॉजिया में किया था। बुक का नाम क्या था? साइकोलॉजिया। बुक का नाम साइकोलॉजिया था। ठीक, तो बाकी चलेंगे कल। बाकी कब बढ़ेंगे? कल बढ़ेंगे। ठीक, अच्छा जी, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? हाँ दीदी, इसको समझ में नहीं आता है आपकी हैंडराइटिंग, हमको तो क्लियर आती है। किसको समझ में नहीं आती? होंगे बेटा कुछ बच्चे जिनको एकदम ऐसे चाहिए मोती छाप दे, पर मैं अपनी समस्त अच्छाइयों और बुराइयों के साथ कॉम्पैक्ट पैक में आपके सामने मिलूंगी, है ना? और उसमें हैंडराइटिंग ऐसी मिलेगी, इसीलिए मैं अवॉइड करती हूँ, मैंने लिखना छोड़ ही दिया है। लेकिन ऐसा होता है ना कि आपको कुछ मजेदार चीज बतानी है, आप लगातार, टीचर क्या है, पढ़ता रहता है भाई साहब। अब लगातार जब पढ़ता रहता है, कुछ चीजें पढ़ाते पढ़ाते टीचर का मन कर रहा है ये भी बताऊं मैं अपने बच्चे को, अब ये भी बताऊं अपने बच्चे को, तो जब आपका मन करे बताने का तो जाहिर सी बात है आप वो लिखाओगे। हालांकि मैं बहुत कम ही लिखाऊंगी अपने हाथ से। उठ गया बेटा? 2 मिनट रुक जाना। ठीक है, चलो ठीक है ना? तो कल मिलते हैं, बाकी फिर बाद में बात करेंगे। कहाँ है? कहाँ है? कहाँ हो बेटू वीरू? उठ गए? नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मम्मी मम्मी पास आ जाओ। अरे मेरी बेटी, कोई बात नहीं, मैं अभी ठीक कर दूंगी, रोते नहीं। नहीं हुए, देखो
नहीं हुए अभी, आ जाओ। अच्छा ठीक है, अभी बदल दूंगी। ठीक है, आ जाओ, चलो इधर आओ। होनी नहीं आ रही है। पार्टी हो गई। अरे बाप रे, रोते नहीं रोते नहीं रोते नहीं। गेट बंद कर दूं? मौसी आ गई आपकी।